गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज, यानी सर्विसेज होती हैं। जैसे भाई ऐसे कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो ना तो कोई इसी तरह का कोई फिजिकल आइटम आपको प्रोवाइड नहीं करते, सिर्फ सर्विस देते हैं। उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि सर्विस होती क्या है। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स कॉमर्शियल फर्म्स। सर्विस सेक्टर है वो उन कमर्शियल फर्म्स को इंक्लूड करता है, अपने अंदर शामिल करता है जो एंगेज हो किसमें, इन बैंकिंग। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो एंगेज हो बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एटसेट्रा। ठीक है, तो ये एक तरह से जैसे बैंकिंग हो गया। बैंक क्या करता है, हमें कोई फिजिकल आइटम यानी जिसको हम टच कर सकते हैं ऐसा तो कुछ प्रोवाइड करता नहीं। हम वहाँ पे जाते हैं, कैश लेन देन करते हैं, और लेन देन के बदले में भी क्या है, एक तरह की सर्विस है। ठीक है, ऐसे कम्युनिकेशन, टेलीफोनिकली जो हम बातचीत करते हैं, ठीक है, रिलायंस है, एयरटेल है, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐसा आइटम थोड़ी प्रोवाइड कर देंगे जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सर्विस है। जो एयरटेल है वो हमें बातचीत करने की सर्विस प्रोवाइड कर दी है, उसको रुपये चार्ज कर दिया। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, हम बस में जाते हैं आते हैं कहीं भी, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया या फिर कोई टैक्सी वैक्सी होगी, तो हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो वो क्या है, वो एक सर्विस है, हमें उससे कुछ नहीं मिल रहा अलग से। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है, एक सर्विस है। मान लीजिए आपका जनरल इंश्योरेंस करवा रखा आपने अपनी गाड़ी का या प्रॉपर्टी का, या फायर एंड थेफ्ट हो गया, ये सब इंश्योरेंस करवा रखा है, तो एक छोटा सा प्रीमियम दे के आप अपने आप को सिक्योर कर लेते हो। ठीक है, एक छोटा सा प्रीमियम दे के आप अपने आप को सिक्योर कर लो। अगर भगवान ना चाहे कुछ ऐसा थ्रेट या कुछ मिस हैपनिंग आपके साथ हो जाती है तो उसके बदले में आपको कंपनसेट कर दिया जाएगा उस प्राइस से, उस कैश से, ताकि जो हर जाना है वो आप भर सको। ठीक है, तो ये एक तरह से सर्विस है, हम उसको टच नहीं कर सकते उस इंडस्ट्री को, क्योंकि क्या प्रोवाइड कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही है वेयर हाउसिंग। जैसे वेयर हाउस होते हैं जिन पे जो गुड्स हैं वो स्टोर की जाती है, वहाँ हम उनको रेंट देते हैं। जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, उसका वेयर हाउस है कहीं बाहर, तो उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पे स्टोर कर रखे हैं, तो वो वेयर हाउस है, उसका वो रेंट कंपनी पे कर रही है। तो ये सब सर्विसेज हैं। ठीक है, द सर्विस सेक्टर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं, जैसे प्रोडक्शन हो गया, सेलिंग हो गया, परचेजिंग हो गया, उनको स्मूथली अच्छे तरीके से चलाने के लिए, ठीक है, जो सर्विस है उसका अहम रोल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, तो रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए फिर हमें बैंक चाहिए कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो बैंक के थ्रू होगा। तो इस तरह से एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, तो इनका जो स्मूथ फ्लो है वो तभी पॉसिबल है जब अच्छी क्वालिटी की सर्विस होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, यानी इसका किस तरह की सर्विसेज होती हैं। ठीक है, और ये क्या क्या विशेषताएँ होती हैं वो सब। ठीक है, तो फर्स्ट है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब जिसको हम छू नहीं सकते। सर्विसेज आर इंटेंजिबल, सर्विस है उनको हम छू नहीं सकते। ठीक है, दीज कैन नॉट बी सीन और टच, हम उनको देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। वी कैन ओनली फील सर्विसेज, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। महसूस भी ऐसा नहीं है कि भाई ठंडी हवा चल रही है तो वाह ठंडी हवा महसूस हो रही है, ऐसे भी नहीं। और वन कैन ओनली एक्सपीरियंस दैम, और उनको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वी कैन नॉट फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस बिफोर टेकिंग इट। कोई भी सर्विस है हम उसकी जो क्वालिटी है उसका हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक हम उसको ले नहीं लेते। ठीक है, एयरटेल का है, नेटवर्क अच्छा है या ख़राब है हमें कैसे पता चलेगा, हम जब उसको यूज़ करेंगे तभी तो पता पाएंगे ना कि एयरटेल का नेटवर्क अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, हम इनको छू नहीं सकते, हम इनको ना ही देख सकते हैं, इंटेंजिबल। ठीक है, नेक्स्ट है लैक ऑफ होमोजेनिटी एंड और इनकंसिस्टेंसी। होमोजेनिटी का मतलब ये है कि भाई हर टाइम जो भी सर्विस बनती है या प्रोड्यूस की जाती है या फिर
प्रोवाइड की जाती है, तो वो सेम नहीं होती। इट डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड सिचुएशन, ठीक है। सर्विस हैव टू बी परफॉर्म्ड ईच टाइम अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ ईच कस्टमर। जो भी कस्टमर होता है उसकी डिमांड और एक्सपेक्टेशंस होती है ना, उसके अकॉर्डिंग ही सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। सेम सर्विसेज में बी प्रोवाइड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। सेम सर्विस है वो प्रोवाइड की जा सकती है किसके द्वारा, जो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स है ना, उनके द्वारा। फॉर एग्जाम्पल द बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय नेशनलाइज्ड बैंक। जैसे एक ही सर्विस है बैंकिंग, ठीक है, उसको जो प्राइवेट बैंक है वो अलग तरह से सर्विस प्रोवाइड करता है, इवन जो गवर्नमेंट बैंक है वो अलग तरह से सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए आप कभी किसी प्राइवेट बैंक में जाते हो तो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है, यानी अच्छे तरीके से आपके साथ बिहेव किया जाता है, अच्छे तरीके से आपको रिस्पॉन्स दिया जाता है, ठीक है। जबकि अगर आप गवर्नमेंट बैंक में जाते हो तो वहाँ इतना रश होता है, भीड़ होती है कि पहली बात तो किसी के पास टाइम ही नहीं होता है। अगर टाइम भी है, ठीक है, जैसे हमारे रूरल बैंक हो गए, इनमें अगर हम जाते हैं तो इतना हमें नोटिस, इतना हमें तवज्जो नहीं दी जाती कि वो हमारे अच्छे तरीके से ट्रीट करें। तो ये है तो दोनों ही बैंक और सेम सर्विस, मतलब उनका उद्देश्य ये है सर्विस प्रोवाइड करना, लेकिन जो प्राइवेट बैंक है वो उसकी जो सर्विस है वो अच्छी है, और जो गवर्नमेंट बैंक है उसकी सर्विस है वो वर्स्ट है, खराब है, ठीक है। तो एक सर्विस सेम नहीं हो सकती, चाहे वो जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है वो सेम सर्विस प्रोवाइड करने वाला ही होना, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री का मतलब भाई स्टॉक, मतलब हम स्टोर नहीं कर सकते उसको, सर्विसेज को। द मेन फीचर ऑफ सर्विसेज इज दैट सर्विस आर कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम। जो सर्विस है वो सेम टाइम पे कंज्यूम कर ली जाती है, व्हेन दे आर प्रोड्यूस, जब वो प्रोड्यूस की जाती है। सो देयर इज नो नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री और स्टॉक ऑफ सर्विसेज। तो जो सर्विस है उसकी कोई उसको जरूरत नहीं है कि भाई उनका इन्वेंट्री मेंटेन करो या स्टॉक मेंटेन करो। इफ सर्विस इज नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली देन इट इज टोटल लॉस। और जो भी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं वो तुरंत अगर कंज्यूम नहीं की गई तो उसका क्या होता है, वो टोटल लॉस होती है। फॉर एग्जाम्पल बैक एंड सीट इन सिनेमा हॉल। जैसे कोई सिनेमा हॉल है, ठीक है, अब पर्दे पे मूवी चल रही है, ठीक है, तो उसको चाहे 1 लोग देखें चाहे 100 लोग देखें, ठीक है, वो सर्विस है। अगर 1 लोग देखे, मतलब 1 आदमी देखेगा, तो जो बाकी सीट्स जो वैकेंट्स है वो क्या है, टोटल लॉस है। तो सिनेमा हॉल का सर्विस प्रोवाइड करने का वो एंटरटेनमेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और कंज्यूम कर रहे हैं कौन, 1 ही लोग। अगर वहाँ पे 100 लोग कंज्यूम कर रहे होते तो उसको प्लस होता है बेनिफिट, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, यानी सर्विस है वो ट्रांसफर नहीं की जा सकती। द सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस। जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे जो सर्विस है उसको अलग नहीं किया जा सकता। दीज आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम एट द सेम प्लेस ऑनली। और ये जहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है वहीं पे कंज्यूम की जाती है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट सेपरेट द मेडिकल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डॉक्टर फ्रॉम द डॉक्टर। किसी डॉक्टर के पास गए, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका वो सर्विस प्रोवाइड करता है, वो हमें ट्रीटमेंट करता है, हमें गोली देता है, ठीक है, वो हमें सलाह देता है कि ऐसे करना है ऐसे करना है। तो वो वहाँ पे वो सर्विस जनरेट कर रहा है और हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो सेम प्लेस पे सेम टाइम वो कंज्यूम हो रही है, ठीक है। तो जो डॉक्टर है उसकी जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो ऐसा तो नहीं है कि हम किसी और को दे देंगे। जो सर्विस है डॉक्टर वाली वो डॉक्टर ही करेगा, ना कि कोई और। ऐसे ही जो लॉयर है वो हमारे लिए केस फाइल करता है, हमारे लिए केस लड़ता है, ठीक है, तो वो उसकी जो सर्विस है फाइटिंग की वो उसी के पास रहेगी, ना कि किसी और के पास। आप और हम उसका प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सेम थिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, वो आपके अकाउंट्स देखता है, आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है, जो भी इनकम टैक्स के छोटे मोटे काम होते हैं वो करता है, ठीक है। तो वो आप उनको उसकी सर्विसेज से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ट्रांसफरेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टमर्स पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। द एक्सपीरियंस ए सर्विस द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इज एसेंशियल। किसी भी सर्विस को, ठीक है, उसकी जो क्वालिटी है उसको मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले जो कस्टमर है उसका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, ठीक है। जो भी सर्विस हम बना रहे हैं, ठीक है, जो भी सर्विस एयरटेल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उसके लिए कस्टमर्स का होना
ज़रूरी है, ठीक है, उसकी भागीदारी होनी ज़रूरी है। अगर वो उसकी भागीदारी नहीं होगी तो वो सर्विस का कोई यूज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, टेलीफोन कंपनीज प्रोवाइड टेलीफोन सर्विसेज बट द यूज़ ऑफ सर्विस कस्टमर्स हैज़ टू मेक रिसीव द कॉल, ठीक है, मैंने बताया आपको। नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ बिजनेस सर्विस। जो बिजनेस सर्विसेज हैं, ठीक है, उनको किन किन कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट है बैंकिंग, सेकंड इज इंश्योरेंस, थर्ड इज पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज, ठीक है। अब बैंकिंग के बारे में हम पढ़ते हैं कि बैंकिंग क्या होता है, बैंक किस तरह से सर्विस प्रोवाइड करता है, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। उस आपकी जितने भी बैंक से रिलेटेड क्वेरीज हैं आज वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्योंकि हम पढ़ेंगे बैंक करता क्या है, कैसे करता है, क्यों करता है, ये सब, ठीक है। तो बैंकिंग सर्विसेज, ए बैंक इज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपने वर्ड सुना होगा कि भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये वो, आज इनके लिए रेट ऑफ रिटर्न ये थी, इंटरेस्ट ये सब। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड, यानी जो मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस या फिर मनी से रिलेटेड काम करते हैं, वो सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ए बैंक इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो बैंक है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है which attracts money on deposits for the purpose of being lent to industry। वो अट्रैक्ट करता है किसको, डिपोजिटर्स को, ठीक है, वो अट्रैक्ट करता है। मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आपके पास पैसा है, आपके पास कोई उसका यूज़ नहीं है, तो बैंक है वो आपको अट्रैक्ट करता है कि आप मेरे पास आइए, आप अपना पैसा मेरे पास जमा करिए, बदले में मैं आपको ये इंटरेस्ट पे करूँगा, ठीक है। तो जो मान लीजिए आपने 100 रुपये जमा करवा, ठीक है, तो 100 रुपये तो आपके हैं ही हैं, ठीक है, प्लस उस पर इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट एनुअली मेरे हिसाब से अगर 1% है तो 8 रुपये, ठीक है, तो 108 रुपये आफ्टर 1 ईयर बैंक आपको देगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो है वो अट्रैक्ट करता है जो डिपॉजिट मनी फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग लेंड। इसलिए अट्रैक्ट करता है, क्यों करता है ऐसा, ताकि जो पैसा वो आपसे ले रहा है वो किसी इंडस्ट्री को, किसी बिजनेस को वो दे सके, ठीक है, और ट्रेड व्यापार के लिए किसी को जरूरत है उसको दे सके। बैंक इज बायर एंड सेलर ऑफ मनी। जो बैंक है वो बायर है और मतलब विक्रेता है और खरीददार है किसका, पैसे का, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आई कि वो बीइंग लेंड टू इंडस्ट्री और ट्रेड, वो जो पैसा हमने बैंक में दिया वो किसी इंडस्ट्री को देता है या किसी ट्रेडर को देता है, वो उसको फिर बैंक से बेनिफिट कैसे होगा। तो बैंक हमें तो दे रहा है 100 पे 8%, ठीक है। अब जो मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत है, जैसे एज ए लोन लेते हैं, ठीक है, तो आपको लोन की जरूरत है, आपको 100 रुपये चाहिए, आपको जो आपने डिपोजिट करवाए थे बैंक में वो मेरे को मिलेंगे 100 रुपये, ठीक है। बैंक आपको 14% इंटरेस्ट पे देता है, यानी आपको जो सेविंग है, जो आपने पैसा जमा करवाया उस पर तो बैंक आपको सिर्फ 8 रुपये देगा। लेकिन अगर मैं बैंक के पास गया कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है, आप मेरे को कुछ पैसा दे दीजिए, तो बैंक आपको 14% इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो एक साल में 114 रुपये हो गए, ठीक है, 114 में से 8 रुपये आपको दे दिए, ठीक है। तो 8 के बाद 6 रुपये बचे, वो किसका प्रॉफिट हो गया, बैंक का, ठीक है। बैंक उसमें सैलरीज हैं जो भी हैं वो सब उसमें निकाल लेता है, ठीक है। बैंक ऐसे काम करता है, ठीक है। तो इसमें जो बैंक है वो किस तरह के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरह की सर्विसेज क्या क्या बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट होता है, तो जब भी हम बैंक में जाते हैं तो सीधी सी बात है, एक बारी अकाउंट का दिमाग में आता है कि भाई हाँ अकाउंट में पैसे जमा करवाना है, अकाउंट खुलवाना है, अकाउंट से ट्रांसफ़र करना है, तो जो भी काम होता है वो फर्स्ट सर्विस जो है बैंक की वो अकाउंट है। अकाउंट के बिना आपका बैंक में कोई काम नहीं, अब पहले आपका अकाउंट होना चाहिए, विदाउट अकाउंट आप बैंक में आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब ये है कि एक ऐसा अकाउंट जिसमें जो पैसे हैं वो आप जमा करते हो, ठीक है। जमा करने के ऊपर आपको सिंपल एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है, ठीक है। सेविंग में आपको
पर मंथ के हिसाब से ब्याज मिलता है। मान लीजिए आपने 100 रुपये जमा की तो आपको जो पर मंथ के हिसाब से उसमें आपको सर्विसेज आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है। और इसमें आप छोटा अमाउंट जमा करके इकट्ठा कर सकते हो। और सेविंग अकाउंट में से आप अपना पैसा जब मन चाहे वहाँ पे निकाल सकते हो बैंकिंग आवर्स के अंदर, ठीक है। और जो भी पैसा लेन देन होता है, ठीक है, मान लीजिए सेविंग अकाउंट आपने खुलवा दिया बैंक में, आपको एक पासबुक मिलती है, एक चेकबुक मिलती है। पासबुक के अंदर आपको जितने भी लेन देन है, ठीक है, वो आपकी वहाँ पे एंट्रीज की जाती है। जैसे मान लीजिए आपने 1 जून को कोई पैसा निकलवाया तो पासबुक में एंट्री रहेगी, ठीक है। तो वो आपको रिमाइंड करवाएगी कि हाँ मैंने 1 जून से बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाए थे। आपने 2 जून को वो पैसे जमा कर दिए वापस, तो 2 जून की एंट्री भी उस पासबुक में रहेगी, ठीक है। तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो सब पासबुक में एंटर की जाती है, ठीक है। इसमें जो सेविंग है, सेविंग अकाउंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जनरली लोअर देन फिक्स डिपॉजिट। जो फिक्स डिपॉजिट होता है उससे कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट ऐसा वो अकाउंट होता है जिसमें जो एंटरप्रेन्योर जैसे जितने भी बिजनेस अकाउंट और कंपनीज हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब करंट अकाउंट करते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, उल्टा जो आप सर्विस बैंक आपको जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, उसके वो चार्ज करता है। जैसे चेकबुक हो गया या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड हो गया, उन सब के वो चार्ज काटता है, ठीक है। तो जो करंट अकाउंट है उसमें आप और जो करंट अकाउंट है उसमें जो भी विड्रॉल करना है आपको वो हमेशा चेक से होती है, ना कि जो कैश वाउचर होता है बैंक में, ठीक है, उसके द्वारा नहीं होती। आपको जो भी विड्रॉ करना है अमाउंट वो चेक के थ्रू होती है। ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट लिमिट फैसिलिटीज अवेलेबल इन बैंक अकाउंट। और जो ओवरड्राफ्ट यानी आपके खाते में पैसा नहीं है फिर भी आप निकलवा सकते हो, वो सब फैसिलिटी इसमें होती है, किसमें, करंट अकाउंट में। क्योंकि सीधी सी बात है, करंट अकाउंट उनका होता है जिनका जो बैंक में ज़्यादा लेन देन करते हैं, ठीक है। तो वो बैंक के लिए सरप्लस होता है कि भाई ये हमारा कोई कस्टमर है, तो वो जब बिजनेसमैन को जरूरत हो तो वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? ए डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट ए फिक्स्ड अमाउंट से 100 रुपीज़ एवरी मंथ। मान लीजिए आप 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से किसी बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हैं, ठीक है, फॉर ए फिक्स पीरियड, एक फिक्स पीरियड के लिए, यानी साल, 1 साल के लिए, ठीक है। द अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट इज रीपेड ऑन मैच्योरिटी। मान लीजिए जो 100 रुपये आपने कुछ 1 साल के लिए हर महीने दे रहे थे, तो 1 साल बाद 1200 रुपये प्लस इंटरेस्ट आपको 1 साल बाद मिल जाएगा, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट इज हायर देन द सेविंग अकाउंट। जो सेविंग अकाउंट है उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उससे ज़्यादा रिकरिंग अकाउंट में मिलता है, ठीक है। क्योंकि रिकरिंग अकाउंट में जो पैसा है वो आप मैच्योरिटी के बाद ही निकाल सकते हो, और जबकि सेविंग अकाउंट में क्या है, पैसा वो आप कभी भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है एफडी। एफडी आपने सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अमाउंट होता है कि जैसे आपके पास मान लीजिए 100 रुपये, ठीक है, आपने उसकी एफडी करवा दी, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवा दिया, तो वो आपको एक टाइम पीरियड होता है 7 साल 8 साल, पहले तो 5 साल होता था, उसमें वो आपको डबल करके देते हैं, ठीक है। तो वो अगर आप मान लीजिए 100 रुपये की एफडी करवा दी, 8 साल के अंदर वो आपका पैसा डबल हो जाएगा। इन बिटवीन अगर आपको वो पैसा जरूरत है तो आप उस एफडी को क्रैक भी करवा सकते हो, यानी उस अकाउंट को अपना कैश वापस निकलवा सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो सबसे रेट ऑफ रिटर्न है वो सबसे ज़्यादा होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट होता है, दीज अकाउंट ऑफर मल्टीपल ऑप्शन टू डिपॉजिटर। जो डिपॉजिटर होता है उसको मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड करता है ये अकाउंट। दिस अकाउंट कैन बी कॉम्बिनेशन विद सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट उनका मिक्स करके एक बनाया है
वो मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट होता है, ठीक है। इन दिस अकाउंट द डिपॉजिटर कैन एंजॉय द लिक्विडिटी ऑफ सेविंग, वो सेविंग भी कर सकता है, एंड करंट अकाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एफडी, और जो एफडी है उसका इंटरेस्ट जो है वो करंट अकाउंट में ले सकता है। व्हेन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सीड्स द पर्टिकुलर लिमिट देन ऑटोमेटिकली द अमाउंट गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट। जब जो लिमिट है कि मान लीजिए किसी करंट अकाउंट की लिमिट है भाई 1 करोड़ की, ठीक है, अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा चली जाती है तो ऑटोमेटिकली जो बैंक है वो जैसे 1 करोड़ 20 लाख हो गए तो 20 लाख को वो फिक्स्ड डिपॉजिट में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है, और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एडवांस। जो बैंक है वो एक एडवांस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। एडवांस इन द सेंस कि भाई एडवांस वो एडवांस नहीं, एडवांस का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई आपको पैसा चाहिए, आप एडवांस में बैंक से पैसा ले सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट अंडर द दिस अरेंजमेंट ए कस्टमर हैविंग करंट अकाउंट इज अलाउड टू विथड्रॉ मोर देन द बैलेंस इन हिज अकाउंट। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि एक ऐसा कस्टमर जिसके पास करंट अकाउंट है, ठीक है, तो वो अपने जो बैलेंस है अकाउंट में उससे ज़्यादा वो पैसे निकाल सकता है। ही कैन ओवरड्रा अप टू ए स्पेसिफिक लिमिट, एक लिमिट होती है भाई इतना तक आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, एंड फॉर ए एग्रीड पीरियड, और एक स्पेशल पीरियड के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन अमाउंट वर्चुअली ओवरड्राफ्ट। जब इंटरेस्ट है वो बैंक चार्ज करता है उस ओवरड्राफ्ट पे उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, यानी आपने अगर ओवरड्राफ्ट किया यानी जो आपका बैलेंस है अकाउंट में वो नहीं है, बैलेंस से ज़्यादा पैसे निकलवाए, ठीक है, तो वो जिस दिन आपने निकलवाए और जिस दिन आप पेमेंट करोगे बैंक के साथ कंसिडर होकर ये बात चीज़ें होती हैं, तो उस दिन तक का इंटरेस्ट है वो आपको बैंक को पे करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है? अंडर दिस अरेंजमेंट द बोरोवर इज अलाउड टू विथड्रॉ अप टू सर्टेन लिमिट अगेंस्ट सिक्योरिटी। कोई भी एक सिक्योरिटी है वो आपको बैंक में देनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे लैंड हो गया, जैसे हम केसीसी बोलते हैं, ठीक है, वो एक तरह से सिक्योरिटी है, वो बैंक में अपनी जो ज़मीन है उसको रहन करते हैं और उसके बदले हम कैश ले लेते हैं, तो ये एक तरह से कैश क्रेडिट है, ठीक है, जिसको बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। थर्ड है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। लोन वो चीज़ है जो एक स्पेसिफाइड अमाउंट देते हैं फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम, उसके बदले बैंक जो है वो आपसे इंटरेस्ट लेता है। ये लोन इज लमसम एडवांस रिपेबल ऑन एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। जो लोन है वो एक रिपेबल है, ठीक है। मान लीजिए मैं बोरोवर हूँ लोन का, आप बैंक हैं, तो मैं बैंक में गया और मैंने बैंक से पैसे ले लिए और मैं उसको बैंक को एक छोटा इंस्टॉलमेंट मान लीजिए 100 रुपये लिए बैंक से, तो 10 रुपये करके, ठीक है, मैं 10 महीने मेरे 100 रुपये तो हो गए, लेकिन जो किस्त है इंस्टॉलमेंट है जो बनी है वो मान लीजिए 12 महीने की, ठीक है, तो 12 महीने यानी 100 रुपये का लोन लिया, ठीक है, 100 रुपये का लोन लिया मैंने, 10 महीने का मेरा टाइम पीरियड बना दिया कि 10 महीने में आपको 1 साल आ गया, 1 ईयर के लिए आपको पेमेंट करनी है, 12 मंथ हो, ठीक है, तो 12 मंथ तक मैं को 10 रुपये की इंस्टॉलमेंट बना दी, 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ मेरे को 12 मंथ तक, ठीक है, तो 10 × 12 यानी 120 रुपये आपको बैंक को पे करने पड़ेंगे फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो इस तरह से स्मॉल अमाउंट है या लार्ज अमाउंट है उस तरह के बैंक लोन देता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनीज को, तो और वो एक छोटा सा किस्त बैंक बना देता है और उस किस्त के अकॉर्डिंग वो कंपनी है या जो बोरोवर है वो पेमेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक, ठीक है। अदर इम्पोर्टेंट सर्विसेज हैं कुछ एक जो बैंक प्रोवाइड और भी करता है। फर्स्ट है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट एक होता है, एक तरह से चेक होता है, ठीक है, उसमें आपको जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट से डेबिट करके या फिर आप वैसे बनवा सकते हो, वो बनवाना पड़ता है और वो किसी जो पर्टिकुलर उसके ऊपर जो नाम लिखा होता है
वही उसको पेबल होता है। एक तरह से ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप पढ़ोगे आगे कि भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं, चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच मनी कैन बी रिमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो जिसमें पैसा जो है वो एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचता है। ए बैंक ड्राफ्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए बैंक आफ्टर डिपॉजिटिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट इन द बैंक। जो बैंक ड्राफ्ट है वो एक बैंक से हम ले सकते हैं, एक जो जितने काम बनवाना चाहते हैं आफ्टर डिपॉजिटिंग द मनी। द बैंक आल्सो चार्ज सम कमीशन फॉर इशूइंग बैंक ड्राफ्ट। और जो बैंक ड्राफ्ट इशू करता है बैंक, वो उसका कुछ कमीशन चार्ज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बैंकर्स चेक, यानी पे ऑर्डर बोलते हैं जिसको। बैंकर्स चेक होता है जैसे चेक बुक हो गई, ठीक है। दिस इज अ डॉक्यूमेंट विच इंस्ट्रक्ट ए बैंक टू पे ए सर्टेन सम टू ए थर्ड पार्टी, ठीक है। एक इस तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मान लीजिए हम जिसका भी नाम डालते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए आपके बैंक का अकाउंट का चेक बुक आपके पास है, उसमें आपका नाम होगा, आपका अकाउंट नंबर होगा, आपका बैंक का एड्रेस हो गया, सब कुछ हो गया। उसमें आप लिखोगे पे टू, ठीक है। पे टू का मतलब यानी किसी थर्ड पर्सन यहाँ पे है। एक तो आप हो गए, एक बैंक हो गया, थर्ड पर्सन हो गया मैं, ठीक है। तो आपने अपने बैंक अकाउंट का चेक काट के मुझको दे दिया कि पे टू मिस्टर मनीष दिस अमाउंट। तो आपने बैंक को ऑर्डर दिया, एक तरह से पे ऑर्डर दिया कि भाई आप बैंक मनीष को इतना रुपए आप दे दीजिए। तो वो क्या होता है, एक चेक होता है। नेक्स्ट है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। जिस चेक है जिस ड्राफ्ट है वैसे ही जो चेक है उसकी लिमिट होती है 3 मंथ्स तक, कि भाई जो भी है आप जैसे आज आपने डेट डाल दी चेक पे 1 जून, ठीक है। तो आफ्टर 3 मंथ्स उसकी वैलिडिटी होती है। 3 मंथ्स के बाद वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बदले में जैसे जब आपकी जो लीफ होती है बैंक जो चेकबुक होती है, अगर वो ख़त्म हो जाती है तो वो आपको अगर दोबारा लेनी है तो बैंक उसके चार्ज करता है पैसे, ठीक है। नेक्स्ट है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट का मतलब आता है आरटीजीएस आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट का मतलब है कि एक इस तरह एक ऐसी सर्विस है रियल टाइम आरटीजीएस जिसके अंदर जो मिनिमम अमाउंट ट्रांसफ़र है वो है 2 लाख रुपये तक, ठीक है। और ये रियल टाइम में इंस्टेंटली जैसे पैसे ट्रांसफ़र कर देती है, यानी एक जैसे बैंक ने प्रोसेस किया तो वो तुरंत ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आरटीजीएस है, एक तो वो 2 लाख रुपये से कम नहीं होती, ठीक है। और ये आपको इंस्टेंटली जैसे बैंक ने प्रोसेस किया आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। आरटीजीएस जनरली जैसे जो पीएनबी बैंक है, ठीक है, तो पीएनबी से आपको एसबीआई बैंक है उसके अंदर करना है, तो मतलब इंट्रा बैंक होना चाहिए ना कि इंटर बैंक, ठीक है। तो इंट्रा बैंक होंगे यानी पीएनबी से एसबीआई, पीएनबी से एचडीएफसी, पीएनबी से एक्सिस बैंक, तो इन सब में आरटीजीएस होता है जिसके पास अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेफ्ट क्या होता है? अंडर द फील्ड ऑफ नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। डायरेक्टली ट्रांसफर होते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। डायरेक्ट ट्रांसफर हेल्प बोथ द पार्टीज फ्रॉम इनकन्वीनियंस ऑफ ड्रॉइंग चेक्स, डिपॉजिट चेक्स एक्सेट्रा। और जो नेफ्ट है वो जो इनकन्वीनियंस है उसको कम कर देता है कि भाई आप बैंक में जाओ या फिर जो नेक्स्ट पार्टी है वो बैंक में जाए और वो करे चेकबुक बना इशू करे, वो सब उनका डिपॉजिट चेक और उनका वेट करे, ठीक है। भाई कब क्लियर होगा कब नहीं होगा, उसको जो टाइम पीरियड है उसको कम कर दीजिए। मान लीजिए अपने पास पीएनबी का चेक है, ठीक है, आपके पास पीएनबी का चेक है, आपने मुझको दिया, मेरे पास जो पीएनबी का अकाउंट नहीं है, मेरे पास एसबीआई का अकाउंट है, ठीक है। तो मैंने अपने अकाउंट में वो चेक लगाया, ठीक है, तो वो टाइम लेता है 2 दिन 3 दिन, और जो नेफ्ट है वो इंस्टेंटली यानी सेम डे हो जाता है, ठीक है। The key difference between NEFT and RTGS is that RTGS is a gross settlement basis where NEFT is net settlement basis, ठीक है।
जो नेफ्ट है वो नेट सेटलमेंट बेसिस पे होती है, और जो ग्रोस RTGS है वो ग्रोस सेटलमेंट पे बेसिस पे होती है। यानी जो नेफ्ट है वो बल्क में की, मतलब एक लोट में की जाती है। जैसे मान लीजिए इनका टाइम होता है नेफ्ट का कि भाई सुबह 10 से 12, जैसे 10 बजे बैंक खुलते हैं तो 2-2 घंटे का गैप, 10 से 12 जितने भी नेफ्ट के लिए आए तो हम 12 बजे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। जबकि जो RTGS है, मान लीजिए बैंक खुलते ही 10 बजे आया तो 10 बजे ही वो प्रोसेस कर देता है। तो एक्चुअल डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस ये है RTGS और नेफ्ट में, RTGS आप मिनिमम जो है 2 लाख तक कर सकते हो, जबकि नेफ्ट है वो मिनिमम है, वो उसका कोई मिनिमम नहीं है, आप 1 रुपये का भी कर सकते हो और आगे भी जितना भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फंक्शन ऑफ बैंक्स। इलेक्ट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर, फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर। अंडर EFT द फंड इज डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। वन अकाउंट से, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग होगा इस तरह से। उसमें क्या होता है कि ये जो फैसिलिटी होती है ये सिर्फ उन कंपनीज़ को, जैसे अपने स्कूल ले लो, ठीक है, हमें अगर पैसा ट्रांसफ़र करना होता है टीचर्स की सैलरी वैलरी का, तो अगर एक तो हम सब यहाँ पे कैश लेके बैठे हैं फिर एक को कैश दें तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा और रिस्की होगा। जबकि जो हम बैंक में एक लेटर बनाया, ठीक है, एक लेटर बना के बैंक में दे दिया कि भाई इन अकाउंट्स में ये पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, और एक चेक बना के दे दिया, तो इलेक्ट्रॉनिकली वो फंड है वो स्कूल के अकाउंट से जो टीचर्स हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन का फर्स्ट मतलब ये है कि इसका जो ATM है वो, उसका जो फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हमने देखा होगा 24/7 ये ATMs काम करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें जो टेलर है वो कौन होता है। टेलर जो वो होता है जो बैंक में भी होता है, जो कैश लेता है और कैश देता है, यानी जो कैश काउंटर पे जो बंदा बैठा है वो टेलर होता है। तो ऐसे ही जो ATM है उसमें भी एक तरह से टेलर है, वो आपके पैसे जो है आपके अकाउंट में, आपको एक कार्ड मिलता है ATM कार्ड, ठीक है, आप उसको उसमें डालिए, उसमें आपको अपना जो कोड मिला हुआ है उसको डालिए, और जितना आपने इनपुट किया है उतना ही वो आपको अकाउंट में तो पैसे आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो एक तरह से टेलर है वो भी, ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक टेलर है, यानी बिजली से, यानी नेट के थ्रू या और अदर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनके थ्रू वो आपको पैसे दे रहा है, जबकि जो बैंक में है वो मैन टेलर। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड वो होता है जिसके अंदर जो आपका अकाउंट है, मान लीजिए PNB में आपका अकाउंट है, ठीक है, तो PNB में आपका अकाउंट है तो आपके अकाउंट में पैसे जमा होंगे, ठीक है। तो आप जो ATM कम डेबिट कार्ड जो आपको मिला हुआ है आप उसको कहीं पे भी, ठीक है, आप कार्ड स्वैप करके पॉइंट ऑफ सेल जिनको बोलते हैं वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है, अपना फूड खा सकते हो, अपना एंजॉयमेंट कर सकते हो। तो एक तरह से वो आपको ई-वॉलेट है, ई-वॉलेट तो नहीं कह सकते, एक तरह से आपका ई-कैश है, वो हार्ड कैश जिसको बोलते हैं, प्लास्टिक कैश जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक तरह से डेबिट एक छोटा सा कार्ड होता है, वो आप कहीं पे भी अपना शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप उसके लिए पहले आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड। सेम चीज़ है, वही प्लास्टिक का कार्ड होता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का मतलब ये है कि आपको आपके अकाउंट में पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड का मतलब ये है कि आपको एक ऐसा कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसमें एक आपकी लिमिट होती है, ठीक है, उस लिमिट के हिसाब से आप अपना पैसा खर्च कर सकते हैं, और उस खर्च करने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको पैसा देना नहीं, वो पैसा देना है, ठीक है, विदाउट इंटरेस्ट वो पैसा आप यूज़ कर सकते हो फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है, उसकी क्रेडिट जो लिमिट 50,000, आप जो 50,000 है वो आप खर्च कर सकते हो विदाउट किसी इंटरेस्ट पे किए, लेकिन जब उसकी जो पेमेंट ड्यू डेट है, यानी जिस दिन आपको वो 50,000 रुपये आपको देने हैं तो वो दिन आपको देने होंगे। अगर आप नहीं पे करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में चार्ज कर देगा। हो सकता है 50,000 का आपको 55,000 भी एक महीने के भरने पड़ सकते हैं,
ठीक है। तो ये थी हमारी जो बैंकिंग सर्विस है उसके बारे में। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा बैंक के बारे में कि बैंक कैसे काम करता है, बैंक हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस सर्विसेज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।